वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। एंड आई होप आप अपनी ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और आज है इसका लेक्चर नंबर 7। तो पिछले कुछ लेक्चर से जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। सो आज इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का हम चौथा लेक्चर लेकर आए हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन या हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर आप लोगों को याद है तो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो है कि सॉलिड को हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। फिर उसके बाद हमने लेक्चर डिस्कस किया जहां पे हम एक लिक्विड को कैसे गैस में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन गैस इनटू अ लिक्विड। तो इस डिस्कशन को ही हम आगे फर्दर कैरी ऑन कर रहे हैं। आज हम सीख रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस और द फ्रीजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। एक क्विक रीकैप करते हुए हम पढ़ रहे हैं कि मैटर की एक स्टेट को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें चाहिए वो है मैटर की गवर्निंग प्रॉपर्टीज में चेंज लेके आना। जैसे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग का चेंज ले आए, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है अगर हम उसको चेंज कर दें, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है हम उसे चेंज कर दें। तो इनमें से जब चेंज आता है तो मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये सब प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेंज करते हैं तो उससे सब चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे, वो एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। और इसी सिमिलरली और अगर हम उन फोर्सेस को कम कर देंगे तो उनके बीच में स्पेसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा तेज हो जाएगी, तो वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगा। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसे कौन चेंज कर सकता है, इसे चेंज कर सकता है या तो टेम्परेचर या प्रेशर। तो प्रेशर को चेंज करें या हम टेम्परेचर को चेंज करें, हम एक मैटर की स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वहां पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज हाउ चेंजिंग टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर पे मैं एक कंप्लीट सेपरेट लेक्चर रखूंगी सो दैट कि आप उसको एक जगह पे इकट्ठा समझ सकें। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट विल बी ओनली रिलेटेड टू हाउ चेंजिंग टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कैसे हम एक लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो हीट करने से सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे सॉलिड से हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर को बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। हीट करने से पहले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और फिर एक लेवल पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी नहीं, इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होनी शुरू होती हैं, और जैसे ही वो वीक होती हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं और सॉलिड से फॉर्म होता है लिक्विड। सिमिलरली जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं और उसकी पहले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एक लेवल तक बढ़ती रहती है, और फिर अगेन इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाती हैं और हमें मिलता है उससे एक गैस प्रोसेस को हमने क्या बोला, वेपराइजेशन। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर हम गैस का टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो फॉर्म करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक लिक्विड, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर फॉल करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम करते ही क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन पार्टिकल्स को पास पास में ले आएगी। तो सिमिलरली आज का ये जो प्रोसेस है वो होगा लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करना थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, जैसे अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये वाला प्रोसेस बहुत आसान है, इनफैक्ट ये वाला प्रोसेस तो कॉमनली अपने घर में करते ही हैं। क्या करते हैं,
यस, अब आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में आप आइस ट्रेस लेके उसमें पानी डाल के उसको फ्रीजर में रख देते हैं फ्रीज करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? वेल, आप लिक्विड वाटर को सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप पानी को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आजकल आप गर्मियों में करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो। So the process of changing a liquid into a solid by cooling is called as freezing or solidification. तो फ्रीजर में रखने का पर्पस क्या होता है? फ्रीजर में रखने का पर्पस ये होता है कि हम वाटर का जो टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन करते हैं। So when a liquid is going to be cooled, its particles they are going to lose energy, और अगर वो energy lose करेंगे इसका मतलब क्या है कि उनकी जो movement है वो भी slow हो जाएगी, उनकी speed कम हो जाएगी, और जैसे ही उनकी speed कम होगी तो वो जो particles हैं उनके बीच में जो interparticle force of attraction है अब वो अपना काम करने लगेगी, उनको पकड़ के रख लेगी एक पोजीशन पे, और जब इतना ठंडा हो जाएगा लिक्विड अप टिल द फ्रीजिंग पॉइंट तो पार्टिकल मूव करना बंद कर देंगे और अपनी ही फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और हम कहेंगे कि इस स्टेज पे जो लिक्विड है दैट हैज फ्रोजन एंड बिकम अ सॉलिड। ठीक है, सो बिल्कुल क्या है, सेम वे में जिस तरीके से हमने एक गैस से लिक्विड में कन्वर्जन को स्टडी किया था, बिल्कुल वैसे ही सेम प्रोसेस में हम स्टडी करते हैं कि कैसे लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है। करना क्या है कि प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। हमने लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उनको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए पार्टिकल्स को पास पास में लेके आना है। पास पास में लेके आने के लिए दो चीजों को काम करना पड़ेगा, एक पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा और एक उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, पार्टिकल्स की स्पीड कम हो जाती है, पार्टिकल्स के ऊपर अब स्पीड कम होते ही इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना एक्शन शो करती है और वो इतना स्ट्रॉन्ग करके पार्टिकल्स को पास पास में ले आती है, और फिर उसके बाद पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के साथ फिक्स हो जाते हैं और उनकी सिर्फ वाइब्रेशन बचती है और हम कहते हैं कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन एक लिक्विड की हो गई या हमने लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड फॉर्म कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, और जब हम रिवर्स करते हैं दैट इज लिक्विड से सॉलिड फॉर्म करते हैं तो हम उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो ये जो सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग का प्रोसेस है दिस इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अगर हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो दैट इज 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर अगर हम टेम्परेचर ऑफ सॉलिडिफिकेशन भी देखेंगे वाटर की तो दैट इज ऑल्सो 273 केल्विन एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइस को वाटर में मेल्ट करने का टेम्परेचर भी सेम है और वाटर को आइस में कन्वर्ट करने का टेम्परेचर भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको सप्लाई करनी पड़ती है हीट that is equal to the latent heat of fusion of ice, the value of which is 3.347 into 10 power 5 joules per kg. तो ice latent heat of fusion of ice जितनी heat को absorb करेगा और water at 0 डिग्री सेल्सियस को form करेगा, और ऑपोजिट वे राउंड जब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को सॉलिडिफाई करके आइस फॉर्म करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस तो ये वाटर heat lose करेगा, that is going to be equal to again the latent heat of fusion of ice. तो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी आइस, और वाटर से आइस फॉर्म करने के लिए उतनी ही एनर्जी वाटर रिलीज करेगा। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। सॉलिड से लिक्विड बनाने में एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। ठीक है, और जहां पे हमने एक लिक्विड से सॉलिड फॉर्म करना है तो उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा क्योंकि अब इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही हैं।
ठीक है। तो जहां पे बॉन्ड बनते हैं, पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज होती हैं, वेल वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और जहां पे हम इन्हें इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, वहां पे हमें देनी पड़ेगी एनर्जी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम यहाँ से इनफैक्ट एक और चीज भी कह सकते हैं अगेन कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस की या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस की। यस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी हैविंग मोर एनर्जी देन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे बर्न हो गया हो, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्टीम होती है वो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बर्न प्रोड्यूस करती है। अब हमें उसी बर्न के ऊपर आइस लगानी चाहिए या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस लगाना चाहिए, सो दैट कि हम उस बर्न के ठंडा कर सके और वो हमारी स्किन को इंजरी ना करे। क्या आप बता सकते हो? यस, हमें लेना चाहिए आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास कम एनर्जी है। ठीक है, वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास ज्यादा एनर्जी है। तो अगर आइस के पास कम एनर्जी है तो वो जो बर्न में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और हमें कूलिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई आप अगर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पियो या आप उस पानी के अंदर आइस क्यूब्स डाल के पियो, तो वो कौन सा पानी आपको ज्यादा ठंडा लगेगा? आइस वाला, क्योंकि आइस की जो एनर्जी है वो कम है। आइस का जो कूलिंग इफेक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर बोथ व्हेन दे आर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत देर से इस ग्राफ को भी हर लेक्चर में स्टडी करते आ रहे हो और आज ये ग्राफ कंप्लीट होने वाला है हमारे पास। यहाँ पे आई होप अब मुझे लिखने की जरूरत है, आपको मालूम है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइस -5 डिग्री सेल्सियस लिया था, हमने उसको हीट करना शुरू किया, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आइस के जो पार्टिकल्स थे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। फिर जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी बंद हो गई, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम होनी शुरू होगी और आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। राइट, हम उसको हीट करते गए, सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती रही, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो हीट ऐड हो रही है दिस इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस प्रोसेस को जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और जिस पॉइंट पे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर से हम जब हीट कर ही रहे थे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, तब तक बढ़ता रहा जब तक हम पहुंच नहीं गए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला टेम्परेचर अगर वाटर के केस में हम देखें तो दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग शुरू होती है दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। राइट, सो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब उसमें वहां पे क्या होना शुरू हुआ, अब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल्स की अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, मगर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आया काइनेटिक एनर्जी बढ़नी बंद हुई, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी शुरू हो गई, पार्टिकल्स और दूर दूर जाने शुरू हो गए, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन शुरू हुआ। प्रोसेस को हमने बोला वेपराइजेशन और बॉइलिंग। ठीक है, इसमें जितनी भी हीट एनर्जी ऐड हुई वो क्या हो गई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमें नहीं दिखाई दी मगर वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने का काम कर रही थी। थ्रू आउट द प्रोसेस लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था और जहां पे सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया वहां पे फिर से अब गैस का टेम्परेचर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट, फिर हम आते हैं वापस के प्रोसेस पे कि हमारे पास गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे थी, हमने उसको कूल करना शुरू कर दिया। जैसे ही कूल करना शुरू किया और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे पहुंची तो वेल फिर अब क्या होगा, ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। राइट, हमने टेम्परेचर को कम करते गए करते गए करते गए और ये जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होती गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन।
जहां पे ये सारे का सारा फिर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम और टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये क्या होगा, अब पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो और कम होती जाएगी जैसे जैसे हम कूलिंग करते रहेंगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, जहां पे ये लिक्विड अगेन सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा या फ्रीज होना शुरू कर देगा। ठीक है, वो हीट एनर्जी को लूज करता जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अगेन इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो लूज करता जाएगा और वो फ्रीज होता जाएगा और वो अल्टीमेटली उस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जहां पे कंप्लीट लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया थ्रू आउट द प्रोसेस। उसके अंदर अगेन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर हम इससे भी और टेम्परेचर को लोअर डाउन करेंगे तो हमारे पास वो सॉलिड एट अ लोअर टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो हमने आज इस पूरे डायग्राम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप एक ये पिक्चर देखो। ये पिक्चर आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वेल, यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारी आइस पड़ी हुई है और ये जो लोग हैं ये उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये आइस के ऊपर सॉल्ट डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सॉल्ट को आइस के ऊपर क्यों स्प्रिंकल किया जाता है विंटर्स में? यस, ये हमारे आज के ही लेक्चर की एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The biggest reason for pouring salt on icy road is that salts lower the freezing point of water. Water normally freezes at 0 degrees Celsius, but when you add salt, that drops the threshold by approximately 10 degrees Celsius. तो नमक को जब हम आइस के ऊपर डालते हैं तो वेल वो क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करता है। वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ना फ्रीज होके -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। उससे क्या होगा, बर्फ कम बनेगी। ठीक है, बर्फ कम बनेगी इसका मतलब क्या है कि सड़कों पे बर्फ इकट्ठी नहीं ज्यादा हो गई और लोगों के लिए रास्ते पे वॉक करना ज्यादा बेटर रहेगा, आसान रहेगा। आई होप आप लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि जब हम सॉल्ट को आइस पे स्प्रिंकल करते हैं विंटर्स में तो वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करता है। जनरली लोग ये सोचते हैं, प्लीज डू रिमेम्बर, कि ये जो आइस है उसके ऊपर हम सॉल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि वो आइस को मेल्ट करती है। नहीं, वो आइस को मेल्ट नहीं करती, बट जो और पानी होगा वो उसको फर्दर अब आइस में कन्वर्ट करने नहीं देगी और आइस नहीं बनेगी जब तक वो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक नहीं चला जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू। और इससे हम जो एक कॉमन इन्फ्रेंस निकालते हैं वो ये है कि जो इम्प्योर लिक्विड्स होते हैं उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, सो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट एक प्योर लिक्विड का तो फिक्स्ड होता है, जैसे कि वाटर के केस में फिक्स्ड है 0 डिग्री सेल्सियस। पर जैसे ही हम एक प्योर लिक्विड के अंदर कोई और इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो उस लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर डाउन चला जाएगा। वो एक लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर के केस में वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन, बट अगर हम इसके अंदर यूरिया, कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अब फ्रीज नहीं करेगा। ठीक है, उसे और लोअर टेम्परेचर चाहिए टू फ्रीज। अब ऐसा क्यों होता है, आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग उसकी दे सकती हूँ कि हमारे पास प्योर वाटर है, उसके सिमिलर से पार्टिकल्स होते हैं और वो बड़ी आसानी से फ्रीज करके अपना एक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। मगर जब हम उसमें साथ में एक सॉल्ट भी डाल देते हैं तो वो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनना होता है उसको बनने नहीं देता आसानी से, राइट। तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी भी ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं और वो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनने में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हमें और लोअर डाउन करना पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट को सो दैट कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सके। तो इम्प्योरिटीज वाटर के सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, वो उतनी आसानी से अब फ्रीज नहीं हो पाता जब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है।
So the extent of lowering in the freezing point, however, this is going to depend upon the nature and the amount of the substance added. ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, ये नहीं है कि आपने जरा सा नमक डाला तो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में फर्क पड़ जाएगा, या अगर हमने कम नमक डाला ज्यादा नमक डाला, दोनों की ही केसेस में बराबर का फर्क पड़ेगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट की लोअरिंग है वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा इम्प्योरिटी को ऐड किया है और साथ में उसकी कितनी अमाउंट को ऐड किया है। इन सब चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लास 12th में होंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। क्लास 12th में इन सब चीजों को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बट एक एग्जांपल के लिए आपको बता सकती हूँ कि अगर हमारे पास एक 30% सोल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड की इन वाटर, तो वाटर फ्रीज करेगा एट -55 डिग्री सेल्सियस पे। सिमिलरली अगर हम 30% सोल्यूशन ही ले सोडियम क्लोराइड की इन वाटर, तो वाटर फ्रीज करेगा एट -18 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मीनिंग क्या है कि सोडियम क्लोराइड वाला पानी जल्दी फ्रीज कर जाता है इन कंपैरिजन टू द वाटर विच इज कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हम ये सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे अगेन इन क्लास 12th। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया, आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में मालूम लगा, जैसे कि आपको ये मालूम लगा कि आइस के ऊपर नमक डालने से आइस पिघलती नहीं है, मगर आइस के ऊपर नमक डालने से क्या होता है, यस, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देती है और वाटर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अब फ्रीज नहीं करेगा। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे। और अगर इस वाले लेक्चर में कोई डाउट हो तो प्लीज यू आर फ्री टू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, हम उसका आंसर जल्दी से करेंगे। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com। सो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ये वाला लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।